जय हिंद एवरीवन। मैं सुनील सम्राट। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? साइमन कमीशन। तो आइए पढ़ते हैं साइमन कमीशन। देखिए, अगर बात करें साइमन कमीशन के बारे में तो थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का मतलब जहां बैठे हो उससे पीछे मत चले जाना। हमने इसके पीछे क्या पढ़ाया आपको? हमने इसके पहले आपको पढ़ाया है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया है? भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ाया है। उसको याद करो थोड़ा से। याद आया कुछ? उम्मीद है याद हो गया होगा। देखो, होता क्या है, हमने आपको बताया था कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो उसमें एक पॉइंट कहा गया था कि इस अधिनियम की जांच हेतु एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? 10 वर्षों बाद जांच हेतु एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। 10 वर्षों बाद जांच हेतु एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और ये बताएगा कि 1919 का अधिनियम, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था ये बताना कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के हित में है या अथवा नहीं। का अधिनियम भारतीयों के हित में है अथवा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? होता क्या है, हमने आपको बताया था भारत शासन अधिनियम 1919। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि इस अधिनियम की जांच हेतु 10 वर्षों के बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा वैधानिक आयोग या वैधानिक कमेटी, जो यह जांच करेगी कि ये 1919 का एक्ट भारतीयों के हित में है अथवा नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग कमेटी का आना कब था? कमीशन का कब आना था? 1919 में अगर आया था तो 1929 में आना था। कब आना था? अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो कमीशन का आना था कब? 1929 में। बट 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन आ गया। 2 वर्ष पहले ही साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमीशन भारत आया। कमीशन कहाँ आया? भारत आया, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। बात समझ में आया? अगर हम बात करें इसकी, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, अब क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि इसमें सबके सब सदस्य कैसे थे? जिसमें 7 सदस्य ब्रिटिशर्स थे। 7 सदस्य ब्रिटेन से थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। समझ में आया कि नहीं? हुआ क्या
ये 7 सदस्यीय कमीशन था जिसमें सातों के सातों सदस्य ब्रिटिशर्स थे। जब सातों सदस्य ब्रिटिशर्स थे, तब आप ये बताओ, किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश के बारे में कैसे बता सकता है? वो ना तो यहाँ रहता है, ना तो खाता है, ना पीता है, ना कुछ जानता है। वो कैसे बता सकता है कि ये जो अधिनियम या ये जो कानून लाया गया है ये भारतीयों के हित में है अथवा नहीं है? कैसे बताएगा वो? इस वजह से क्या हुआ, भारत में जितनी भी पार्टियां थी सभी ने क्या किया, इसका बायकॉट किया। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से भारत की सभी पार्टियों ने भारत की सभी पार्टियों ने इसका क्या किया, बायकॉट यानी कि बहिष्कार किया, बहिष्कार किया। अच्छा, जब बहिष्कार नहीं किया ना, जब बहिष्कार किया तो उस समय के भारत सचिव ने कहा कहा कि अगर भारतीयों के पास इतनी औकात है ना, पहली बात तो भारतीय बुद्धिहीन है, बिना तमीज के हैं, इनको तो खुद आता नहीं है रिपोर्ट तैयार करना। अगर कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो ये बता रहे हैं सब इसमें से अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के होने से क्या होता भाई? भारत सचिव ने ऐसा कहा। उसने कहा अगर भारतीयों के पास औकात है ना, थोड़ी भी अगर शर्म बची हो या अगर औकात हो, तो वो क्या करें, वो रिपोर्ट खुद तैयार करें और मेरे सामने लाएं, तो हम इस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। और उसने हंसते हुए क्या कहा, कहा कि भारतीय तो कभी रिपोर्ट तैयार ही नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, उसने ऐसा कहा। तो हुआ क्या, इसके जस्ट बाद जैसे इसने ऐसा कहा, वैसे ही क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इसके कहने के बाद 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, या एक रिपोर्ट तैयार किया जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इनके जस्ट बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग से थे। जिन्ना ने क्या किया, मार्च 1928 में, सॉरी मार्च 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। मार्च 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। अच्छा, जैसे ही जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रखी, वैसे ही अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अब अंग्रेजों को एक बहाना मिल जाता है। भारत सचिव क्या कहता है, कहता है बताओ, भारतीय खुद आपस में सहमत नहीं है, कोई ये रिपोर्ट निकाल रहा है तो कोई ये रिपोर्ट निकाल रहा है। हम क्या करते हैं, हम दोनों रिपोर्ट को कैंसिल करते हैं। जब आप लोग आपस में सहमत हो जाना, तब एक रिपोर्ट तैयार करना, तब मेरे को देना। और इसने क्या किया, इसने दोनों रिपोर्ट क्या किया, इसने कैंसिल कर दिया। इसने कहा ये भी नहीं मानी जाएगी और ये भी नहीं मानी जाएगी। उसको तो बहाना चाहिए था। अब क्या हुआ इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद जो साइमन कमीशन आया नहीं था, साइमन कमीशन ने
1930 में ने रिपोर्ट पेश कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। रिपोर्ट पेश कर दी। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। किसके सामने पेश की? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ठीक है। इसमें इसने क्या कहा, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना है। इसमें इसने कहा देखो, जो सांप्रदायिक व्यवस्था चल रहा है उसका विस्तार किया जाए। सांप्रदायिक व्यवस्था को जारी रखा जाए, वो कंटिन्यू रखा जाए, जारी रखा जाए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या कहा? इसने कहा प्रांतों में द्वैत शासन को भी जारी रखा जाए। प्रांतों में द्वैत शासन को निरंतर रखा जाए, को निरंतर रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या कहा? इसने कहा राज्यों में सरकार का विस्तार हो। राज्यों में सरकार दिन प्रतिदिन क्या करे? विस्तार करे। राज्यों में सरकार का विस्तार हो। और इसने क्या कहा? इसने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करे? ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को फुसलाने का प्रयास किया। अखिल भारतीय व्यवस्था का प्रावधान करे। अखिल भारतीय व्यवस्था का प्रावधान करे। 4 पॉइंट इसने कहा। कहा सांप्रदायिक व्यवस्था को जारी रखा जाए, सांप्रदायिक व्यवस्था को जारी रखा जाए। प्रांतों में द्वैत शासन को कंटिन्यू रखा जाए, जो प्रांत है वहां पर जो द्वैत शासन है इसको भी जारी रखा जाए। राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट अखिल भारतीय व्यवस्था का प्रावधान करे, जिसको 1935 के एक्ट में लागू करने का प्रयास किया जाता है, बट वहां भी देशी रियासतों ने क्या किया? इसमें भाग ही नहीं लिया। इसी वजह से ये कभी सफल हो ही नहीं पाए ये। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि नहीं? इसने इन चारों बातों को जारी रखने की बात की। अच्छा, जब इसने ऐसा कहा तो भारतीयों को और खिन्न आ गया। बताओ, एक तो ये आया है यहाँ पर क्या करने? जांच करने, और सातों व्यक्ति इसमें क्या है? ब्रिटिशर्स हैं, एक भी भारतीय नहीं है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि सांप्रदायिक व्यवस्था को जारी रखा जाए। मतलब क्या? जैसे हिंदुओं को मुसलमानों से 1909 में अलग किया गया, अलग करने का प्रयास किया गया और बहुत सारा किया भी गया, सफल भी रहा है व्यवस्था उनका। 1919 में क्या हुआ? सिखों को अलग करने का प्रयास किया गया। कुछ ऐसे ईसाई जो भारतीयों के हित में थे उनके उनको अलग करने का प्रयास किया गया। एंग्लो इंडियन को अलग करने का प्रयास किया गया। और क्या हुआ? 1932 में आपने देखा ही था, दलितों को अलग करने का प्रयास किया। हालांकि जानते हैं ये तो इसके बाद होगा, बट हमारे कहने का सेंस क्या है? इसने कहा कि यह व्यवस्था जारी रखा जाए। समझे कि नहीं? फिर प्रांतों में द्वैत शासन को कंटिन्यू रखा जाए। कह रहा है जो प्रांत है नहीं, इसमें द्वैत शासन की व्यवस्था जारी रखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में सरकार का विस्तार हो, जितना मानो उतना विस्तार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, भारतीय तो है, इनको तो लूटो खाओ एंजॉय करो। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
देखिए, जब भारतीय खिन्न हो गए इस बात से, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने 11 ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों, को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में इनवाइट किया। सम्मेलन में इनवाइट किया और कहा, आप आइए और अपनी बातों को यहां रखिए। अच्छा, हमारा आपसे एक प्रश्न है, ऐसे कौन से भारतीय नेता रहे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। अच्छा देखिए, जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और इसमें क्या हुआ, सभी पार्टियों के लोग गए, लगभग सभी लोग गए। और इनके जाने के बाद क्या हुआ, वहां पर विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श हुआ जिसमें क्या किया गया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन की रिपोर्ट या साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, और जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग थी, जिन्ना की 14 सूत्री मांग के आधार पर जो जिन्ना की 14 सूत्री मांग के आधार पर के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, इसको संवैधानिक श्वेत पत्र कहा जाता है। एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। बात समझ में आया? और इस श्वेत पत्र में क्या हुआ, लगभग सभी बातें मान ली गई। क्या हुआ, इस श्वेत पत्र में लगभग सभी बातों को एक्सेप्ट कर लिया गया। कैसे हो, इसमें कुछ संशोधनों के साथ सभी प्रस्तावों को ब्रिटिश सरकार के प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। प्रवर समिति के समक्ष रखा गया, जिसको स्वीकृति मिल गई, जिसे स्वीकृति मिल गई। और इसी को किस नाम से जाना गया, इसी को भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। स्वीकृति मिली, जिसके परिणाम स्वरूप
भारत शासन अधिनियम 1935 आया। भारत शासन अधिनियम 1935 आया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा रहा साइमन कमीशन 1927। कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है बस। होता क्या है, 1919 के एक्ट में अंत में एक पॉइंट कहा गया था कि इसकी जांच हेतु एक वैधानिक समिति बनेगी और ये समिति जांच करेगी कि 1919 का एक्ट भारतीयों के हित में है अथवा नहीं। तो हुआ क्या, इस कमेटी का आना था कब, इस कमीशन का आना था 1929 में, बट ये आ गया 2 वर्ष पूर्व ही, 1927 में ही आ गया। अच्छा, ये आया तो ठीक है, बट इसमें जानते हैं सारे के सारे सदस्य ब्रिटिशर्स थे, जिस वजह से भारतीयों को बहुत गुस्सा लगा कि बताओ, वहां 2000-3000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति जो न तो भारत में रहता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, कुछ नहीं करता है, वो भारतीयों के बारे में कैसे बता सकता है कि ये कानून भारतीयों के हित में है अथवा नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ, सभी पार्टियों ने इसका बायकॉट किया और सभी पार्टियों के बायकॉट करने के बावजूद भी साइमन कमीशन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट तैयार की। और उस समय भारत सचिव ने क्या किया था, भारतीयों को चैलेंज किया था कि तुम भारतीय लोग जो है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम अपना खुद का कानून तो बना नहीं सकते हो, अगर हम बना रहे तो हमको बनाने भी नहीं दे रहे हो, अगर तुम्हारे पास इतनी औकात है ना तो तुम कोई कानून बना के दिखाओ। तो जैसे उसने ऐसा चैलेंज किया, वैसे ही मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे, इन्होंने क्या किया, एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की और 10 अगस्त 1928 को ब्रिटिश सचिव या ब्रिटेन के सचिव के मुंह पर ऐसे पटक दिया, बोला लो पकड़ो अपना ये। तो वो क्या हुआ, उसने कहा ठीक है देखते हैं। फिर क्या हुआ, लगभग 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद जिन्ना ने भी क्या किया, एक अपनी मांग रखी 14 सूत्री। और जब उन्होंने कुछ अलग बात रखी, इन्होंने कुछ अलग बात रखी, तो इसी पे क्या हुआ, भारत सचिव को मौका मिल गया। उसने कहा देखो, भारतीय आपस में ही जो है संतुष्ट नहीं है, तो हम नहीं कानून बनाएंगे तब कौन बनाएगा। हुआ क्या, इसके बाद 1930 में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसमें उसने क्या कहा, उसने कहा सांप्रदायिक व्यवस्था चलती रहे, प्रांतों में द्वैध शासन जारी रहे, राज्यों में सरकार का विस्तार हो। फिर उसके बाद जो है अखिल भारतीय अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान सोचा गया है, ब्रिटिशर्स ने सोचा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। फिर जो है जब उसने ऐसा कहा तो भारतीय फिर खिन्न उठे, बताओ हम इतना विरोध कर रहे हैं बट हमारी बातों को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या हुआ, इन सब बातों की वजह से, ये जो बातें थी, इन सब बातों की वजह से क्या हुआ, ये बहुत खिन्न हो गए भारतीय व्यक्ति, इनको बहुत गुस्सा आया। आप होते, आपको खुद गुस्सा आता। तो हुआ क्या, जब ये सारे प्रोविजंस ऐसे हुए ना, तो प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ा। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ा और क्या होता है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीयों को फुसलाने हेतु, बंद कर दीजिए सर, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को फुसलाने हेतु क्या किया, गोलमेज सम्मेलन किया, जिसमें भारतीयों को आमंत्रित किया और कहा कि आप आइए और अपनी बातों को यहाँ पर रखिए। तो भारतीय गए, वहां पर विचार विमर्श हुआ। तो होता क्या है, जिन्ना के रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। इस श्वेत पत्र में क्या किया गया, इनकी बातों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रवर कमेटी के सामने रखा गया। तो उसमें जो है इनकी बातों को थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, अदरवाइज सभी बातों को एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलता है। तो हम आगे पढ़ते हैं, कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे या सांप्रदायिक अवार्ड आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।